थैंक यू वेरी मच। वैसे सर कमाल है, इससे क्रिस्प जो है ना इंट्रोडक्शन और नहीं हो सकता था। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। सो जी इसके अंदर एक एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर एंड दिस सीम्स टू बी अ सेकंड होम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनर और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और अभी हम बैठ के बात कर रहे थे, सर बैठे हुए थे, आप भी मौजूद थे कि लर्निंग इज़ ऑलवेज टू वेज़। तो मैं तो आता हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखने, ठीक है। और यस हम प्रिविलेज्ड है कि हम एक हाई एंड हॉस्पिटल के अंदर है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, टर्शरी केयर है, पाकिस्तान का फ़ख्र है ये हॉस्पिटल, हमारा भी फ़ख्र है। तो बहुत सारी चीज़ें वो जो चुनिंदा हमने ट्रेनिंग के अंदर अपने बुज़ुर्गों से सीखी हुई हैं, वो आपके पास आके मैं वेट करा के तो साथ लेके जाऊँगा और अपनी प्रैक्टिस में करूँगा। सो इस थोड़ा सा हम लेके चलेंगे आजकल के सीज़न से स्टार्ट करते हैं। सो वेरी पर्टिनेंटली सिलेक्टेड टॉपिक। और गर्मियों के अंदर अगर डायरिया नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो खा पी प्रॉपर नहीं रहा। मगर जब डायरिया लग जाए फिर क्या करना है? अच्छा, इशू ये है कि डायरिया एज सच इज अ ट्रीटेबल थिंग। एक्यूट फेस के अंदर अगर है और क्रॉनिक के अंदर एक पूरा पेंडोरा बॉक्स है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो हम लिमिट करेंगे एक्यूट डायरिया इन अ पीडियाट्रिक सेटिंग, और ज़्यादा फोकस हम करेंगे इन्फेंट्स के ऊपर, क्योंकि इन्फेंट्स में अगर आपने थोड़ी सी भी चीज़ ऊपर नीचे कर दी तो मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और मेरी कोशिश ये है कि देखें, आप सब पढ़े लिखे, आपको क्या पढ़ाना, बल्कि आपसे तो सीखना चाहिए। सो प्रैक्टिकली हम शॉर्ट टाइम के अंदर ट्राइएज कैसे करके और किस तरह से हमने मैनेज करना, उस पर हम कुछ डिस्कशंस कर लेंगे। कोई लंबी चौड़ी हम बातें नहीं करेंगे। सो ब्रीफ प्रोफाइल ये है जी, जो हर डॉक्टर जब कोई डिग्री साथ लगाता है उसकी कोशिश होती है कि वो साथ लगाता जाए और जाके हर प्रेजेंटेशन के अंदर ना उसको आगे फॉरवर्ड करे। सो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर जी पीडियाट्रिक मेडिसिन यूनिट 3 के अंदर आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, और उसके साथ हमारे पास स्टेबलाइजेशन सेंटर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। स्टेबलाइजेशन सेंटर में हम मैल न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे जो न्यूट्रिशनली चैलेंज्ड होते हैं और सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन में होते हैं, उनकी मेडिकल एज वेल एज रिहेबिलिटेशन वो हमारा फोर्टे है। और उसी का ही मुझे इत्तेफाक हुआ था WHO और इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम की तरफ से आई एम मास्टर ट्रेनर इन दैट एज वेल। सो कुछ वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अलावा आप लोगों से सीखेंगे जी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम हमेशा की तरह बड़े स्लीक से रखेंगे। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वॉटर डायरिया इन चिल्ड्रन। दूसरा कंपोनेंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक्यूट वॉटर डायरिया आ तो गया, मगर अगर बच्चा मेल नरिश्ड है तो क्या कोई एडिशनल चीज़ें हैं जो हमें माइंडफुल होके उसको देखना है, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। सो ये वो चीज़ें जो हमें पता है। सो इसको हम ज़रा घुमा देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। सो डायरिया क्या करता है? डायरिया अगर तो आपने टाइमली ट्रीट कर दिया, इट्स गुड, मगर प्रोट्रैक्टेड डायरिया आगे चल के इम्यून डेफिशिएंट स्टेट में लेके आता है, क्योंकि आपका जो गट है उसमें जो पियर्स पैचेस हैं, दोज आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल। और बच्चे की इम्यूनिटी इतनी लेबाइल होती है कि वो डेवलप कर रही होती है, एडल्ट तक पहुंचते पहुंचते इम्यूनिटी मैच्योर हो चुकी होती है। सो डायरिया को टाइमली पिक करके टाइमली ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम नहीं चाहते किसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ठीक है। सो इसीलिए ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, मेरे ख्याल में ये रैंट आउट ही करने हैं, आप लोगों को सबको पता है ये सारी चीज़ों का कि सेकंड लीडिंग कॉज है जी आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नंबर 2, चिल्ड्रन अंडर 5 एनुअली इतनी डेथ्स हो जाती हैं डिस्पाइट हाई एंड केयर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नंबर 3, इसका ताल्लुक सिर्फ ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हाइजीन के साथ भी है, तो ये हम सबको पता है, ठीक है। और प्लस ग्लोबली 1.7 बिलियन केसेस डायरिया के रिपोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अप्रैल मई को हमने क्यों चूज किया? ये पीक सीजन है, इसमें डायरिया आना ही आना है, ठीक है। तो एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर कोर्स हम मिलकर कर लेते हैं कि अगर बच्चा आ गया तो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है। सो ये कुछ स्टडीज है जी, उन्होंने बताया कि पंजाब में सबसे हाईएस्ट है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और उसके बाद सिंध बलोचिस्तान के अंदर अगर कंबाइन करें तो देयर आर डिफरेंट स्टडीज, और उसमें उन्होंने कॉजेज भी बता दी कि क्या क्या है। तो डायरिया की ये चीजें हमने स्टार्ट वहां से किया जहां से हमें चीजें पता है, आई एम श्योर आगे भी पता होंगी।
मेरा एक तरीकेकार ये है कि आप लोगों से सीखने के लिए ना मैं ये एक सिनारियो रख देता हूँ और यहीं से मेरी लर्निंग शुरू हो जाती है। इस सिनारियो को पढ़ते हैं। 10 month old baby brought with a 5-day history of loose stools. ठीक है? On examination weight is 9 kilos. Temperature of 99 degree Fahrenheit. Severely dehydrated. आपने एग्जामिन किया। स्किन टर्गर उसका लूज था, ड्राई ओरल म्यूकोजा था, कैपिलरी रिफिल टाइम was equal to 3 seconds. All the pulses were palpable और एक्सट्रीमिटीज भी ऑलमोस्ट वार्म थी। वोमिटिंग अगर नहीं कर रहा, डायग्नोसिस गैस्ट्रोएंटाइटिस ही हुआ ना, उसमें डायरिया हो गया, एक्यूट के क्रॉनिक, एक्यूट। सो हमारा कंसेंसस है एक्यूट वाटरी डायरिया। डिहाइड्रेशन का लेवल क्या है? सीवियर। देखिए आप लोगों को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। और इसके अलावा मैनेज कहाँ पे करेंगे? इंडोर में, आउटडोर में? अगर तो वोमिटिंग नहीं हो रही इसको तो इंडोर में करेंगे, इसको इंडोर में करेंगे। और कौन है जो एग्री करते हैं इनसे, कौन है जो डिसएग्री करते हैं? देखें आप जैसे मर्जी मैनेज करें। If child is not vomiting, then better that should be treated at home. At home by giving ORS. ठीक है। With frequency in small amounts. But this child is severe. But if it is not vomiting, then we should use this protocol. So दो राय आ गई। If that is vomiting, then the protocol should be in the hospital. In the hospital. He should be admitted and should be managed. अच्छा ये दोनों ठीक कह रहे हैं। जी जी प्लीज। If the conscious level of the patient is ठीक है। एक और तीसरा पॉइंट आया, एक्सीलेंट। then we can treat at home, and if the baby is able to tolerate ORS. टॉलरेट ओआरएस। Then सो ये देखें, यू आर द मास्टर्स ऑफ योर ओन क्लिनिकल सेटिंग। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता है। अच्छा ये केस जो है ना, ये इसको आगे चल के हम देखते हैं, इसकी यही चीज़ें हैं। इसको आप शॉर्ट स्टे पे भी मैनेज कर सकते हैं, इसको आप एडमिशन पे भी मैनेज कर सकते हैं, इसको आप आउटडोर बेसिस पे भी कर सकते हैं। मगर ये सारे पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ना, ये आपके कॉर्नरस्टोन टर्निंग पॉइंट्स हैं। कोमाटोज्ड है तो एडमिट करके करेंगे, कॉन्शियस है तो ठीक है, वॉमिटिंग नहीं है तो आप घर में शॉर्ट स्टे करा के थोड़ा सा रिहाइड्रेट करके अपने सामने के ओरली ले रहा है नहीं ले रहा, आप घर भिजवा दें। और अगर नहीं ले पा रहा तो फिर आप एडमिशन भी करेंगे इसका। सो किस केस को कहाँ लेके जाना है वो हम थोड़ा सा डेलिब्रेट करेंगे। ये चीज़ें आपको पता है, प्रेजेंटेशन क्या है, इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। कट ऑफ क्या है? 14 डेज से बिलो है तो एक्यूट है, और 14 डेज से अबव है तो क्रॉनिक में आ जाएगा, और उसको उसी तरह से ही आपने लेना। डेफिनेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू आर वेरी एबल क्लिनिशियंस। ये इंपॉर्टेंट है। यही किया ना हमने उस सिनेरियो के अंदर, IMNCI, ठीक है जी। हमने ट्राइज कर दिया ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स के मुताबिक, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। सो हमारा जो केस था वो आपके ख्याल में, ये चूंकि आप सबको पता है, हम इस पर भी टाइम नहीं लगाएंगे, 21 जोन में आएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन, इसको एंटीबायोटिक देंगे? Initially, no need of antibiotic. He should So, be 10 month का बेबी है, rehydrated. 99 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो ये आप लोगों को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा यहाँ क्लियर कट मेंशन है कि इवन अगर रेड जोन में भी आपका आ रहा है, अब पैरामीटर्स देख लीजिए। लेथार्जिक और अनकॉन्शियस सिनारियो का हिस्सा नहीं था, इसलिए हम उसको क्रॉस आउट कर देते हैं। संकन आई सिवियरली डिहाइड्रेटेड था तो होंगी, ठीक है। नॉट एबल टू ड्रिंक और पुअरली, तो सिवियरली डिहाइड्रेशन के अंदर बाजुकात आपका थर्स्ट बहुत ज्यादा होती है, बाजुकात आपकी नहीं भी होती है। सो ये दोनों चीजें आ सकती हैं। फिर स्किन पिच गोज बैक वेरी स्लोली, जारी थी। Less than 1 year. सो आपके ये जी, आपकी 4 चीजों में से 3 तो फॉल कर रही हैं इस कैटेगरी में, तो इसको रेड जोन में फ्लैग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये लाइन देखिएगा, अगर चाइल्ड फेब्राइल नहीं है और 2 years और ओल्डर है तो आप एंटीबायोटिक का शॉट देंगे, क्योंकि आपने किस चीज को कवर करना है? कॉलरा। ये देखिए सबको पता है, क्या बात है, एक्सीलेंट। सो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा पढ़ लिया उन्होंने, ओके। अच्छा, फ्लैग करने का एक मकसद है। मकसद क्या है कि रेड जोन की डिहाइड्रेशन की रिहाइड्रेशन सेपरेट प्रोटोकॉल है,
येलो जोन की सेपरेट है और ग्रीन जोन की सेपरेट है। ग्रीन जोन को तो आप रीअश्योर करके आप बेशक घर पे भेज दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इट्स द येलो जोन एंड द रेड जोन जिसको आपने देखना है कि इसको मैं अपने पास रख के करूं या इसको मैंने घर भेज के पार्शियल अपने पास करके घर भेज दूं या टोटली घर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसके पैरामीटर्स कैसे। वही जो हमारे फेलो सीनियर फिजिशियंस ने हमें बताया। सो WHO आपको रिकमेंडेशंस भी देती है, आपको बताती है कि अगर ग्रीन जोन होगा तो लेस देन 5% डिहाइड्रेशन होगी, अगर येलो जोन में आएगा तो 5 to 10% डिहाइड्रेशन होगी। ये आपने अज्यूम करना है कि इतना डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि हमने एज अ क्लिनिशियन बच्चों के अंदर हमने हर चीज़ देख दाख के देनी है, ठीक है। हम उनको लीटर्स के हिसाब से ORS नहीं दे सकते, हमने उनको वेट के मुताबिक देना है। इसी तरह जब सीवियर में आएगा तो इसका मतलब है कि मोर देन 10% डिहाइड्रेशन आपने अस्यूम करनी है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइन इसके अंदर ये वाली है, फ्लूइड डेफिसिट। तो फोटोग्राफ आप ले लीजिए, अगर सम डिहाइड्रेशन है, ग्रीन जोन में फॉल कर रहा है, तो लेस देन 50 ml पर kg अगर आप ओरली दे दें, NG से दे दें, IV से दे दें, योर चॉइस, ठीक है। अब ये मैं आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किसको ओरल देना है, किसको IV देना है, ठीक है। सो उसमें हम नहीं जाते। तो लेस देन 50 ml पर kg आप रिहाइड्रेट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप उसको घर भेज सकते हैं। नंबर 2, अगर मिड जोन में है तो कुड बी सीरियस, कुड बी नॉन सीरियस, कुड बी अ नॉर्मल केस, तो उसको आपने 50 to 100 यानी 50% आपने 50 ml पर kg से दे के रीअसेस करना है। हो सकता है वो 100 ml पर kg तक जाने वाला हो, मगर हो सकता है वो 50 के ऊपर ही सेटल डाउन हो जाए, फिर आप उसको घर भेज सकते हैं। तो ये आपने इंटरवीन किया, उसके बाद आपने रीअसेस किया, और रीअसेसमेंट के ऊपर यू डिसाइड कि इसको मैंने एडमिट करना है या मैंने इसको घर भेजना है, ठीक है। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो यूजुअली ये देखा गया है कि प्रैक्टिस में उसको शॉर्ट स्टे या एक आधे दिन के लिए एडमिट करना पड़ जाता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करने, आपने फ्लूइड रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करने हैं। बाज़ का बच्चे का ओरल इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, ही नीड्स IV। तो IV के लिए बेस्ट सूटेड ये है। वैसे तो अगर बच्चा स्टेबल है, हम IV डोमिसिलरी केयर के अंदर भी वो आके लगवाते रहते हैं, ये भी एक तरीक़ेकार है। सो यू डिसाइड बेटर कि आप किस तरह से मिनिमम डैमेज के साथ मैक्सिमम बच्चे का क्लिनिकल आउटकम ले सकते हैं। ओके, इमरजेंसीज में काम कर करके एक हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स बना हुआ है कि जब भी कोई सिवियरली डिहाइड्रेटेड बच्चा इन्फेंट आ जाए तो ब्लड शुगर एक बार ज़रूर करवा लें, क्योंकि हो सकता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से एसिडोसिस में हो, या हो सकता है कोई हिडन डीके हो, आपको कम से कम पता चल जाए, ठीक है। BSR अगर नॉर्मल है, काम आपका ख़त्म। BSR हाई है तो फिर आप यूरिन कीटोन बेच के DK रूल आउट करेंगे, मगर अगर BSR इज़ नॉर्मल टू लो तो उसके अंदर आपने उसको फ्लूइड ऑफ चॉइस इज रिंगर लैक्टेट इन अ वेल थ्राइविंग बेबी। आई विल रिपीट, फ्लूइड ऑफ चॉइस इज रिंगर लैक्टेट इन अ वेल थ्राइविंग बेबी। 9 किलोज का बच्चा 10 मंथ पे इज अ वेरी वेल थ्राइविंग बेबी, ठीक है। सो उसको आप रिंगर दे सकते हैं, ओके। चूंकि सिवियरली डिहाइड्रेटेड है तो हमने लास्ट कॉलम हमारा था 100 ml पर kg, मगर क्या इकट्ठा दे देना है? इन्फेंट में आपने सो फर्स्ट आवर की डिहाइड्रेशन 30 ml पर kg एंड द रिमेनिंग 5 आवर्स की आपकी जो है वो होगी 70 ml पर kg स्लो IV। और ये जब तक आप वो करेंगे जी, प्लस ऑनगोइंग लॉसेस को आपने रिप्लेस करना है। सो पहले आपने रिहाइड्रेट किया 30-70 प्रोटोकॉल के मुताबिक, 6 आवर्स बाद आपने उसको रीअसेस कर लिया। हो सकता है ऑनगोइंग लॉसेस हो, आपको दोबारा देना पड़े। सो रीअसेस करें, 1 से 2 बार जब आप रीअसेस कर लेंगे, वो आप अपने क्लिनिक में करना चाहें क्लिनिक में कर लें, आप शॉर्ट स्टे एडमिट करवाना चाहें योर चॉइस, आप 1-2 दिन एडमिट करके करना चाहें योर कॉल, ठीक है। बट उसको इन्फेंट्स आर वेरी मच प्रोन टू क्विक डिहाइड्रेशन, क्योंकि उनके अंदर रिजर्व्स इतने नहीं होते हैं, और अगर थ्राइविंग बेबी भी है और अगर इनटेक उसका प्रॉपर नहीं है, वॉमिट्स करी जा रहा है, तो आपको दोबारा से रिहाइड्रेशन रिक्वायर हो सकती है, ओके। ओरल ट्रायल, अगर हाइपोकैलीमिया नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं है, तो आप स्टेथ से सुन सकते हैं। बाउल साउंड्स अगर आपको स्लगिश लग रही हैं या इवन हाइपरमोबाइल भी लग रही हैं, तो आप ज़रा कॉशियसली फीड दे दें। और अगर थ्राइविंग बेबी है, बाउल साउंड्स आर नॉर्मल, ठीक जा रही हैं, तो आप जब रिहाइड्रेट कर लिया, आपने हाइड्रेशन पैरामीटर्स देख लिया, आप ओरल ट्रायल दें। इफ सक्सेसफुल, कंटिन्यू ओरल। ओरल
रिहाइड्रेशन इज फार सुपीरियर एज कंपेयर टू आईवी रिहाइड्रेशन। ये रूल ऑफ थंब है पीडियाट्रिक्स के अंदर भी। और स्टार्ट हम हुए थे WHORS से, इट वाज एन अमेजिंग इंटरवेंशन जब वो बना था, मगर अब पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर जहां पे आपका इन्फेंट आता है उसमें लो ऑस्मोलर ORS इज नाउ डेज रिकमेंडेड। आप WHO से भी कर सकते हैं, कदगन नहीं है, ठीक है। सो लो ऑस्मोलर के अंदर स्लाइटली लो लोड ऑफ सोडियम होता है, ठीक है, बाकी सारी फॉर्मुलेशन वही होती है। सो अवेलेबल है एक दो कंपनी, पीडियालाइट, पीडीकेयर, ऑस्मोलार, बहुत सारे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा, प्री फॉर्म भी है, साशे फॉर्म में भी है। सो इट्स योर चॉइस, ठीक है, आप उसको यूज़ करें। जी जी, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर रैंडम जी। जो एक्सट्रीमिस्ट में आएगा सिवियरली डिहाइड्रेटेड, उसका आपने ग्लूकोमीटर्स के साथ ज़रूर कर ले एक बार जी, करना चाहिए। नहीं, यू शुड बी अ सेफ क्लिनिशियन। हमें ट्रेनिंग में ये बताया गया था, आप पास तब हो गए जब आप सेफ क्लिनिशियन हो गए। तो अब हम सेफ क्लिनिशियन तब से सेफ्टी पे ही काम कर रहे हैं। आजकल तो वैसे भी लिटिगेशन बड़ी होती है। और इमेजिन अगर आपने डायबिटीज भी हो सकती है, उसमें भी डिहाइड्रेशन। अच्छा, जो थ्राइविंग बच्चा है ना, उसमें यूरिन आउटपुट आप देखें ना देखें, इट्स अप टू यू। हम आगे चल के देखेंगे किन केसेस में यूरिन आउटपुट पे हमने नजर रखनी है, वो हम जब सेकंड सिनेरियो डिस्कस। जी, उसकी मैंने 2-3 रीजंस बताई। पहला, सिवियरली डिहाइड्रेटेड है, स्लाइटली टिकेप्निक है, तो हमने ये देखना है कि डिहाइड्रेशन वॉल्यूम लॉस की वजह से है सादा, या उसको कोई मेटाबॉलिक डिजीज है इन द फॉर्म ऑफ डीके। जो पहली एपिसोड आती है ना बच्चे की, वो ऐसे डायरिया के साथ आते हैं और एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं। अब सारी चीज़ें हम देख लेते हैं उनकी, वो BSR हाई होती है। अब BSR हाई है और अगर यूरिनरी कीटोन्स 3 पॉजिटिव प्लस है, तो ये 2 क्राइटेरियाज है जो डीके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आप स्टार्ट कर देते हैं। बाजुकात इन्फेक्शन, अब ये जो बच्चा था, ये क्लासिकली जो हमने सिनेरियो किया था, ये एफेब्राइल था, इसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं था। सो अगर इन्फेक्शन का एलिमेंट हो तो उसमें भी स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया आ सकता है, मगर यूरिन कीटोन 3 पॉजिटिव नहीं आएंगे, वो 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, उसको आपने डीके के प्रोटोकॉल के ऊपर नहीं डालना। खैर, ये डीके इट्स अनदर फील्ड, हम अभी डायरिया पे स्टिक करते हैं। तो क्लासिकल केस जो आपके पास रोटावायरल डायरिया के आते हैं, 1 ईयर से बिलो मोस्ट कॉमन वही है। तो ये हमने उसी का एक टिपिकल सिनेरियो उठाया, ठीक है। तो उसको आपने विदाउट एंटीबायोटिक रिहाइड्रेशन पे फोकस करना है। डेंजर साइंस आपने देखने हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आप रूल आउट कर लें, जो आप हील स्टिक से आप करके उसको आराम से करके आप DSR कर लें। करवाते हैं कोई वायरोलॉजी वो लोग करने के लिए कि नहीं, यूजुअली सर वो क्लिनिकल ही हम करते हैं, उसमें कोई इस तरह का वैसे वायरोलॉजी कोई नहीं जो देखे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो हम रूटीन में नहीं करते, बहुत कॉस्टली है और आप उससे पहले मैनेज कर लेंगे, तो वो बेहतर है। सिनेरियो नंबर 2, ये कोई पढ़ेगा या कोई पढ़ेंगी और फिर उसके बाद हम baby old male baby is brought with 5-day history of loose motion. On examination, his weight is 6 kg and a temperature of 99 Fahrenheit. Severely dehydrated, skin turgor, lax, dry oral mucosa, capillary refill time 3 seconds, all persistent. ये बात एक्सीलेंट, इसमें सिर्फ ये बात आपने पिक कर लिया केस। वेट का उसका 9 था इसका। सेम क्लिनिकल सिनेरियो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेट इज 6 किलोस, सब ऑप्टिमल है। अब ये मेल न्यूट्रिशन आ गई, अब आप रेडी हो जाए, अब पेंडोरा बॉक्स खुलने लगा है, ठीक है। अब इट्स नॉट अ सिंपल केस, क्योंकि अब जितने इसके सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, दोज विल नॉट बी ट्रू। संकन आइज बच्चों की वैसे ही होती हैं जो मेल नरिश्ड होते हैं, इट्स नॉट अ गुड पैरामीटर। ड्राई म्यूकोजा, अगेन मेल न्यूट्रिशन की फाइंडिंग है, आप उससे डिहाइड्रेशन पिक नहीं करेंगे। स्किन टर्गर, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट से वैसे ही लैक्स है। अब मसला पड़ गया, अब कैसे इसको कैसे देखें? चलते आगे, अभी आगे चलते हैं। अब मैडम वाली बात आएगी, यूरिन आउटपुट का क्या रोल है, ठीक है, अब वो आगे देखते हैं। तो इसको कैसे असेस करेंगे? सबसे पहले तो ये देखना है कि इसको हम मैनेज कहाँ करेंगे। सो जब मेल न्यूट्रिशन आ गई है, प्लीज मेक इट श्योर कि इसको आपने इंडोर सेटिंग के अंदर मैनेज करना है, और कोई हर्ज नहीं है इसको 2-3 दिन आप बेशक एडमिट कर लें, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी अंदर से।
क्योंकि आगे जाके इसके अंदर मैंडेटेड है कि आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स क्वांटिफाई करने हैं, इसके अंदर मैंडेटेड है बीएसआर आपने लैब से क्वांटिफाई करवाना है, क्योंकि ये कैटाटोनिक स्टेट के अंदर होते हैं बच्चे। इन्होंने गिरना है, इन्होंने सिंपल फ्लूइड रिससिटेशन से बाजुकात तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मगर बाजुकात नहीं भी आता। तो हमने सेफ रहना है। तो सेफ्टी ये है कि 24 आवर सर्वेलेंस के अंदर हो, चाहे वार्ड में ही हो। आईसीयू माइट नॉट बी रिक्वायर्ड एज सच एट द आउटसेट। तो सीरम प्रोटीन भी रिकमेंड करेंगे, सब कुछ करें। अभी देखिए आगे करते क्या क्या। सो स्टेबल आपने एडमिट करके इसको स्टेबल किया, उसके बाद इसका आउटडोर सिर्फ मेडिकल डायरिया के ट्रीटमेंट पे नहीं होगा, इसका आउटडोर थेराप्यूटिक सेंटर के अंदर मेल न्यूट्रिशन को भी ठीक करना है, क्योंकि अब ये डबल बर्डन है। मेल न्यूट्रिशन जब होगी, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपर नहीं बनेंगे। जितनी वैक्सीन हुई हुई है उनका मिनिमम इफेक्टिव एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी। हर किस्म का डायरिया, हर किस्म का निमोनिया, हर किस्म का ट्यूबरकुलोसिस चला जाएगा। सो वो जो हम कहते हैं ना ईपीआई प्रॉपर काम नहीं करता, तो क्या हम जो मेल न्यूट्रिशन बर्डन लेके घूम रहे हैं, ईपीआई काम कर भी ले तो क्या एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स इतना होगा कि डिजीजेस प्रिवेंट हो? तो वी नीड टू लुक आफ्टर द मेल न्यूट्रिशन एज वेल, और ये आपके आउटडोर बेसिस पे होगा। न्यूट्रिशन की जो आपकी रिहेबिलिटेशन है उसके लिए आप आउटडोर थेराप्यूटिक सेंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया के साथ अगर मेल न्यूट्रिशन हो तो डायरिया का बर्डन 10 टाइम्स हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, यूनिसेफ की। तो इसीलिए अब डायरिया के ऊपर 10 टाइम्स द एफर्ट होगा। ठीक है, एक बच्चा मेरे पास एडमिटेड है, सीमिंगली वैक्सीनेटेड, ईपीआई सारा फॉलो किया, बड़ा बेहतरीन। और आज सुबह जब हमने कल्चर सारे भेजे, डायरिया नहीं ठीक हो रहा उसका, फीवर तो रिस्पॉन्ड कर गया। अब वैक्सीनेटेड बच्चा, उन्होंने कहा सर टाइफाइड तो नहीं। मैंने कहा अगर आप यू वैक्सीनेटेड तो लेस लाइकली दिस चार्म, मगर फिर भी हम कल्चर भेज देते हैं। एज क्या थी बच्चे की? बच्चा है जी 18 मंथ का, वेट है उसका 8 किलोस। अब मेल न्यूट्रिशन थी। आज सुबह कल्चर की रिपोर्ट देखी है, सैल्मोनेला टाइफाई पॉजिटिव एंड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। क्योंकि पहले तो 2 साल से पहले तो वो बेचारे कहते, हाँ जी, वो बेचारे कहते हैं 9 मंथ पे अब लग जाती है अब सर, लग जाती है। ठीक है, कॉन्जुगेट वैक्सीन आ गई है। वो बेचारे कहते सर हमने तो सब कुछ किया। मैं कहा आपने सब कुछ किया, आपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं किया। वो कहते अब क्या करना है? मैं कहा पहले लेट्स ट्रीट द एक्सट्रीमिस्ट, उसके बाद फॉलोअप पे आपको 8 से 9 महीने मेरे साथ चाहिए, हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे, हमने हैबिट्स बिल्ड करनी है ईटिंग की। तो ये ज़रूरी है साथ। तो जब ये वेट कम आ गया ना, तो फिर आपके 6-7 महीने, जी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट। सो मेल न्यूट्रिशन का केस अगर डायरिया के साथ आया तो हाइड्रेशन स्टेटस होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा डेफिनेटली, और कोमॉर्बिड कंडीशंस के लिए आप रूल आउट कर लेंगे। ओके, अब हाइड्रेशन स्टेटस, ये सर वो या मैडम्स ये वो स्लाइड है जो आपको डिहाइड्रेशन इन मेल न्यूट्रिशन बताएगी। आपने देखना यस और नो। इन्फेंट है तो एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है या वार्म है? कोल्ड होगी। सो ये असेस करना है आपने। वार्म है तो आप जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो, कोल्ड है तो आप भागेंगे सर पे हाथ रख के, ठीक है। यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है कि नहीं? पैम्पर्स प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, डायरिया भी बाजुकात आ रहा होता है। कितना होना चाहिए यूरिन आउटपुट? हेल्दी बेबी फॉर अ 10 मंथ ओल्ड ऑलमोस्ट, गर्मियों के सीजन के अंदर तो 3 से 4 भी हो जाए, 3 भी हो जाए तो काफ़ी है, मगर 4 पैम्पर्स अ डे कम से कम यूरिन के उसको भरने चाहिए। इसका मतलब है एडिक्वेट फीड है, सब कुछ है। इशू ये आता है कि डायरिया भी होता है। पेरेंट्स कहते हैं कि सर मोशन ही इतने आ रहे हैं कि यूरिन का पता नहीं चलता। तो हम एक यूरिन आउटपुट पे रिलाई नहीं करेंगे, हम ये पांचों की पांचों चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन में देखेंगे। ओके, हार्ट रेट 120 से ऊपर है कि नहीं? अपर लिमिट इज 120 फॉर एन इन्फेंट। अगर उससे ऊपर है तो मीन्स डिहाइड्रेटेड है, फीवर भी नहीं है, और अगर हार्ट रेट ऊपर है इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग टेकिकार्डिया। तो रेस्टिंग टेकिकार्डिया अगर ज़्यादा है मीन्स वॉल्यूम डिप्लीशन है। और इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट इन्फेंट का 30 से अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है टेकिपनिया भी है। सो अगर टेकिपनिया है, टेकिकार्डिया है, साथ में आपको एक्सट्रीमिटीज़ भी थोड़ी सी मिल रही है, और चौथी चीज़ आपने करनी है ब्रेकियल पल्स देखनी है इन्फेंट में, ठीक है। इन्फेंट में हम वो अमूमी तौर पे रेडियल पल्स नहीं देखते, तो ब्रेकियल पल्स, ठीक है। ब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकिया के बीच में होती है, तो ये 3 फिंगर्स के साथ नहीं, एक्सिला नहीं जी, इट्स अ ब्रेकियल पल्स, ठीक है, इट्स इन द सेंटर। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो अगर वो भी आपको उसका आपको लग रहा है कि प्रॉपरली मिल रही है,
अच्छा, ये आप जब पीडियाट्रिक्स में काम करते हैं तो यू कैन टेल कि कौन सी गुड वॉल्यूम है कौन सी नहीं। अगर आपको एफर्ट करनी पड़ रही है और नहीं मिल रही, इसका मतलब वॉल्यूम लो है। और अगर आपको हाथ रखते सारी ठक ठक मिल गई तो इसका मतलब है कि थिंग्स आर ओके, उतना मामला नहीं है। तो चारों पांचों चीज़ें जब आप कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो देन यू कैन असर्टेन वेदर दिस चाइल्ड इज डिहाइड्रेटेड और नॉट इन अ मैल न्यूट्रिशन। इसमें अब देख लीजिए, कोई संकनाइज का जिक्र नहीं है, कोई ओरल म्यूकोजा का जिक्र नहीं है, कोई स्किन टर्गर का जिक्र नहीं है। तो क्या वन टाइम असेसमेंट काफ़ी होगी? नो, ये एवरी आवर इसको असेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने 10 टाइम्स एफर्ट देना। आपने थोड़ा सा इसको डिहाइड्रेट किया, हर घंटे बाद इसके वाइटल्स लेने। मैल न्यूट्रिशन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर टाइम है तो अपने क्लिनिक पे कर लीजिए, वरना इतनी असेसमेंट ही काफ़ी है। दिस विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मगर जो शगफ रखते हैं वो जी स्कोर लेस देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या लेस देन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए वेट फॉर हाइट का, तो उसको मैल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन हम कह देते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस अगरचे लिटरेचर तो कहती है, मगर इट्स नॉट अ गुड क्राइटेरिया इन, आप कह लीजिए एज अ सोल क्राइटेरिया कि जो मैल न्यूट्रिशन को लेबल करें, मगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर क्लिनिकली आपको सोलन बेबी लग रहा है, एडिमेटस लग रहा है, एनासार्का है और वेट लो है, तो कुड बी अ केस ऑफ क्वाशियोरकर। तो ये तो आप आई बॉल असेसमेंट पे भी देख सकते हैं। इसके यानी वो चीज़ें जो आपको क्विक ट्राइज कर देना, हमने उसी पे फोकस किया। लंबे चौड़े उसमें जाए तो 15-20 मिनट तो इधर ही लग जाएंगे, फिर कैसे करेंगे? बाहर पेशेंट्स की लाइन्स भी होती हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। तो खैर, सो दीज आर द 10 इन्वेस्टिगेशंस जो WHO रिकमेंड करता है कि मैल न्यूट्रिशन वाला बच्चा आ गया, चाहे वो खांसी के साथ आया, चाहे वो फीवर के साथ आया, चाहे वो डायरिया के साथ आया, ये पूरा पैनल करवा लीजिए। कुछ ना कुछ कोमॉर्बिड चीज़ बीच में से निकल आती है। अब हो सकता है वो मैल न्यूट्रिशन लो कैलोरिक इनटेक की वजह से हो, तो प्राइमरी हो गई। हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस का कोई अनडायग्नोस केस हो, उस वजह से मैल नरिश्ड हो, और फिर डायरिया उसको हो गया, मामला आगे निकल गया। तो इसलिए कोमॉर्बिड को देखने के लिए सारी करवानी है। दीज ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर। सो मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चों के अंदर जरूर इन्वेस्टिगेट कर ले, ठीक है। देयर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट, सर्टेन इमेजिंग, चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, स्टूल माइक्रोस्कोपी, वर्म इन्फेस्टेशन वगैरह देखने के लिए, फैट ग्लोब्यूल्स भी अच्छी लैब्स आपको बता देती हैं मैल अब्जॉर्प्टिव स्टूल है कि नहीं है। यूरिन माइक्रोस्कोपी, इसमें आप सिर्फ आपका ल्यूकोसाइट काउंट पे भी गुजारा कर सकते हैं, WHO कहता है, मगर कल्चर की अगर फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है। मंटुक्स टेस्ट और HIV टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस में अब वो कहते हैं कि मंटुक्स HIV टेस्ट के बगैर नहीं करना, HIV टेस्ट मंटुक्स के बगैर नहीं करना, बिकॉज immune deficiency can lead to tuberculosis and tuberculosis can lead to immune deficiency and could be an innate cause of immune deficiency, could be an acquired cause. तो वर्टिकल ट्रांसमिशन हमारे ये, आप फैमिली फिजिशियंस आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि HIV के ऊपर आजकल कितनी चर्चा हो रही है और कितनी बातचीत हो रही है। साउथ पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा बर्डन है और अनडिटेक्टेड बर्डन चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। सिर्फ वो हम खामोश रह के नहीं कर सकते, इसको टेकअप करेंगे तो मामला होगा। बहुत सारे केसेस HIV के हैं, ट्यूबरकुलोसिस बन के तो हमारे पास आते हैं। वहाँ पे तो कोई इंजेक्शन वगैरह से? जी, वो उसमें सर मल्टीपल चीज़ें, बट वो पहली चीज़ ये है कि डायग्नोज होगा तो उसको ट्रीट करेंगे। सपोज नंबर ही आ रहा है पूरी रजिस्ट्री के अंदर 1000, तो फिर 1000 वाली पॉलिसी बनेगी ना। जब तक वो 1000 करोड़ नहीं आएगा तब तक उसकी पॉलिसी कैसे आएगी? सो रिपोर्टेबल डिजीज़ के अंदर इसको कैसे शमूलियत इख्तियार करते हैं, ये मेरे ख्याल में ये फैमिली फिजिशियंस और जो PMA वाले हैं इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो होपफुली इसमें कुछ अगले वक्तों में हम कुछ बेहतरी देखेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है इन्फेंट में, ठीक है। हम तो कहते हैं दिस इज़ अ नेचुरल एंटीबायोटिक, ठीक है। ये अगर आप नहीं दे रहे हैं, और ये पिछले 16 साल से I'm in चिल्ड्रन हॉस्पिटल, पहले मैं वो था रेजिडेंट था, फिर कंसल्टेंट बने, फिर AP, जितने हमारे पास एडमिशन्स होते हैं उसमें से कोई 1 या 2 पेशेंट, हमारा डेली का जो इनटेक है वो 200 पेशेंट्स का है इंडोर में, तो 200 में से 1 या 2 वो होगा जो ब्रेस्ट फेड होगा, बाकी सारे बॉटल फेड, ठीक है। 1% में। तो जाते जाते जब उनको मैं कहता हूँ ना कि यार माँ का दूध पिला लेते,
तो क्या फ़र्क है सर, वो आया नहीं, मुख्तलिफ बहाने, सर वो आया नहीं, बताया नहीं, ये नहीं, वो आया नहीं, गर्मी बड़ी थी, सर्दियाँ बड़ी थी। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना उसका बड़ा रोल है इसमें। सर सबका ही रोल है। हमारे पास जब आता है ना वो बहुत हम इमरजेंसी में होते हैं। आपकी बात ठीक है, अगर शुरू से गायनेकोलॉजिस्ट भी साथ साथ लेके चले और एक एक सेशन अगर वो उनका होता जाए साथ साथ, पहले चंद दिन मुश्किल होता है तो वो समझते हैं कि ख़त्म हो गया। अब हर औरत का सी सेक्शन हो रहा है, सी सेक्शन हो रहा है। उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अनाउंस मैडम सी सेक्शन के बाद भी कोमाटोज माँ भी करा सकती है ब्रेस्ट फीडिंग। ये दिस नीड्स टू बी डेलिब्रेटेड बाय द ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिशियन कि बेटा कोई बात नहीं, बेहोश भी है ना, ऊपर रख दो, बेली टू बेली करके रख दो, आराम से वो होएगा। और जब तक वो शकल नहीं करेगा लेट डाउन आएगा ही नहीं, जो सर बात कर रहे हैं। आएगा ही नहीं, बिल्कुल। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब तक नहीं होगी कैसे होगा? डॉक्टर वो कहते हैं कि अगर आप प्लेसेंटा से पहले अगर आप दे दें तो प्लेसेंटा जल्दी अगर आए तो वो तो ये सारी स्टडीज और एविडेंस बैक करती है, मगर किसी वजह से मैडम हम ना इम्प्लीमेंटेशन में बड़े वीक है। काउंसलिंग नहीं करते। तो क्लोस्ट्रम भी चाहिए ना, क्लोस्ट्रम भी इज वेरी मतलब फुल ऑफ इम्यूनिटी। जी जी बिल्कुल चाहिए, कन्विंस करना पेशेंट मेरे को चाहिए। सो एक्चुअली सर की बात पार्शली मैं एग्री करूंगा कि जब कंसीव करे पहले विजिट पे वो भी बात सुनो, 9 महीने इसको संभालना है। यहाँ तक तो हम सारा बता देते हैं, आयरन का ख्याल रखें, विटामिन डी का ख्याल रखें, अपना परहेज करें। बेटा उसको ये बताना जरूरी, बेटा 9 महीने के बाद अगले 2 साल तक आपने दूध पिलाना है। ये एक लाइन जो है ना वो अगर कंसेप्शन पे उसके दिमाग में डाल दी जाए तो कौन सी माँ है। अच्छा वो बेचारी, हमारे भी मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल फैसेट्स है, मल्टीपल मसाइल है, वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे। एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो लेकिन जी गायनेकोलॉजिस्ट जो है इसमें बहुत बड़ा प्ले जी कर सकती है, बड़ा कॉर्नर स्टोन प्ले है। वो ही एक्चुअली है फिर जब बच्चा पैदा होता है हम अस्पताल में जाते रहते हैं, उधर से बच्चे की आवाज़ है, उधर से दूध आ जाता है। वो जो नर्स है ये बड़ा गलत काम है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे स्टॉप। वो फौरन सी सेक्शन के साथ पैदा होता है ना, तो ये बताया जाता है कि माँ 6 घंटे हिलना नहीं है तो फीडर शुरू कर। हाँ फीडर जब शुरू कर दिया है बस फिर शुरू हो गया। उस वक्त फीडर की बजाय उसको स्पून फीडिंग की जाए या सिरिंज के साथ पिलाया सीपी कप के साथ कर सकते हैं सारा कुछ। मदर का भी स्टार्ट कराया जाए। शुरू में जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है, इमीडिएट जरूरत ही नहीं है। नहीं वो भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। निप्पल बच्चे के मुंह में ना दी जाए हाँ। तो फिर माँ निप्पल इज वेरी इजी। वो सॉफ्ट होता है ना। वो एकदम से गट करके आया, बच्चा भी खुश। निप्पल इतनी बड़ी होती है, माँ की निप्पल इतनी सी हाँ। होती है। वो जोर लगा खैर ये लैक्टेशन के ऊपर ना सर एक और सीएम ही होनी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के उनसे एक्सपीरियंस लें। हाँ उनसे एक्सपीरियंस जरा लेना चाहिए कि वो कैसे करती हैं और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। हमारे पास तो सर जब पहुंचता है तब तो बोट हैज़ बिन मिस्ड, तो वो फिर हम जो जितना पकड़ के वो जिस तरह अफगानिस्तान में जहाज को लटक रहे थे हम भी वो लटक के पहुंचने की कोशिश करते हैं। खैर एनीवेज इट वाज ऑन द लाइटर नोट। जी, जी, please, please. वैसे कन्विंस इस पॉइंट पे कर लेते हैं हम पेशेंट को कि गेपिंग आ जाएगी, खुद ब खुद कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं लेने हाँ। पड़ेंगे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ना। मोस्टली ऐसे होता है कि गेपिंग हो जाती है उनकी, लेकिन मैंने अक्सर पेशेंट को देखा है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी उनको हो जाता है। हाँ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कंसेप्शन हो सकती है। उसमें जो बेस्ट है ना मैडम, बाजू का प्रोलैक्टिन का जो है ना आपका पाथवे, वो बाजू का सुप्रेस हो जाता है। प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बन रहा है ना तो FSH LH सुप्रेस हो जाता है, बाजू का नहीं होता। सो ये फिजियोलॉजी टू फिजियोलॉजी जो काउंसलिंग जो काम करती है ना, ख़ास तौर पे अगर कोई माँ ओवरवेट होके आती है ना, तो मैं जो कहता हूँ देखिए अगर 2 साल माँ का दूध पिलाएंगे ना तो आप इतनी स्लिम हो जाएंगी जितनी आप शादी पे थी। हैं डॉक्टर साहब, हैं डॉक्टर साहब, वाह। क्योंकि इट्स अ नेचुरल, वो जो फैट आता है वो फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन के लिए कुदरत ने दिया है, वो कैलोरी सारी की सारी आनी है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं उसमें करता हूँ, इट्स बैक्ड बाय रिसर्च। मैं कहता हूँ अच्छे से स्लिमिंग क्लिनिक में चले जाएं, जो एडिपोसाइट अंदर बन गया है उसका साइज छोटा होगा एक्सरसाइज से, एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओनली थिंग जिसमें एडिपोसाइट एलिमिनेट होगा। सो अगर एडिपोसाइट नेचुरल लाइपोसक्शन अगर करवानी है तो दिस द बेस्ट वे फॉरवर्ड। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बात किसी ने नहीं बताई, ये तो आपने आज बताई है। मैं कहा अब आपके ऊपर है, आप स्मार्ट होना चाह रहे हैं या आपने ऐसे ही वेट कैरी करना है, इट्स अप टू यू। सो मोस्टली फीमेल्स बाय इनटू दिस बिकॉज फीमेल्स जरा कॉन्शियस होती हैं अपनी उससे लेके। सब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है ना वो टोटली बच्चे को ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। हाँ। अगर आप उसके बीच में आर्टिफिशियल फीड साथ दे रहे तो वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगा। हाँ उसमें चांसेस देखिए, अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ना तो प्रोलैक्टिन आपका उसका चांस है बहुत हाई होगा।
मगर रिसर्च इसमें कहती है कि वो 100% कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ठीक है, उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि बाजुकात आपका LH FSH का दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैसे काम कर रहे हैं। बाजुकात तो बहुत हाई होते हैं कुछ फीमेल्स के, Gestational amenorrhea में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, हो सकती है, तो वो कंप्लीट आप उनको फिटनेस की तरफ लेकर आए, ऐसे बात मानेंगी ना कि वो, और ये प्रूवन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसे बात मानेंगे कि वाह डॉक्टर साहब। फर्स्ट करो को वर्किंग है तो उसको ये कहें कि पहले मदर फीड करवाए, उसके बाद दूसरा। यस एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं अपनी एग्जांपल भी चले, फीडर के साथ ना वो soft होता है ना। सुकून के साथ बस। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। फीडर जब भी मुंह में जाएगा फिर मदर वाला पहले नहीं। मदर वाला नहीं आएगा, you're right। अच्छा, मेरी बेगम डॉक्टर है, ठीक है, उन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया हुआ, गुड न्यूज़ आई। अच्छा, शी वेटेड फॉर 2 years, उसने नहीं ज्वाइनिंग दी, तो मैंने उनको कहा कि जी आप आराम से बैठे, पार्ट 1 क्लियर है ना आपका, आप ज्वाइनिंग दे दीजिएगा, क्या जल्दी है, आप पहले इस पर फोकस करें। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। सो 2 बच्चे हैं मेरे जी, बोथ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसमें क्रेडिट अपनी बेगम को ही दूंगा क्योंकि झेला उसने है, मैंने तो कह दिया ना। सो बहरहाल खैर, अगर आपका विशन विल है, आप की ओपिनियन लीडर के तौर पे बात डाल भी सकते हैं, और वो अगर सुनने वाला है, थोड़ा सा भी आप पे बिलीव रखता है, बात मानेगी भी। उनका फील्ड क्या है? जी सॉरी, Is also डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट। अच्छा जी, सो कमिंग बैक टू, बड़ी अच्छी हमारी जो है ना वो एक गपशप हो गई। सो कमिंग बैक टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, वही सारी चीज़ें हैं, इसको बस पॉइंट वाइज थोड़ा सा हाईलाइट करना है। डिहाइड्रेशन मस्ट बी करेक्टेड 4 to 6 hours, मगर उसका भी तरीका है कि मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे के अंदर हमने मज़ीद स्लो जाना है। प्रेफरेबल रूट इज़ ओरल। आईवी मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को देने से पहले आप, अगर वो सेप्टिक नहीं है, अगर जिस तरह हमारे केस में फीवर नहीं है, तो आपने ओरल ही देना है। कुड बी ओरल, कुड बी एनजी। उसकी डोज हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कैसे देना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा नई चीज़ है। और मगर इसकी भी डिहाइड्रेशन 4 to 6 hours में करेक्ट होनी है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, थ्राइविंग बेबी में आपने 6 घंटे बाद असेस करना है, मेल न्यूट्रिशन में एवरी आवर असेस करना है, वाइटल्स एवरी आवर देखने हैं। वाइटल्स आपको कहीं भी तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं ड्यूरिंग द रिहाइड्रेशन, इसका मतलब है आप बहुत फास्ट रिहाइड्रेट कर रहे हैं। बच्चे में उतना मैकेनिज्म है ही नहीं कि वो उसको अपने अंदर मैनेज कर सके, ठीक है। एक ये नया लफ्ज़ है जी, रीजोमाल। रीजोमाल ORS मेल न्यूट्रिशन में आपने देना है, ठीक है। अच्छा, ये WHO ORS नहीं है, ये लो ऑस्मोलर ORS भी नहीं है। ये क्या है, अगली स्लाइड में कैसे बनता है, आप कैसे बना सकते हैं, मार्केट में मिलता है नहीं मिलता, ये भी आपको गाइड करते हैं। अच्छा, सोडा फ्रूट, वो कहते हैं चलो जी कुछ नहीं, पेप्सी में स्प्राइट में वो डाल के वो दे दे, कम से कम डिहाइड्रेशन ठीक हो जाए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाइपर ऑस्मोलर होता है, ये मज़ीद उसको जो है ना ऑस्मोटिक डायरिया भी करा सकता है। दूसरा ये कि मज़ीद उसको हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में ला सकता है। तो ये दिस शुड बी डिस्करेज जो सेंटर में है। चाय कॉफ़ी हॉट ड्रिंक, प्लेन वाटर इज़ गुड, ठीक है। 10 month का बच्चा है, प्लेन वाटर दें। ORS नहीं ले रहा, फ्लेवर्ड दे दें। फ्लेवर्ड नहीं ले रहा, प्लेन वाटर दे दीजिए, ठीक है। और बहुत अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट जा रहा है तो जो फ्रेश जूस होता है निकाल के आप वो दे सकते हैं, मगर वो भी 3rd grade में उसको रखें। सो फर्स्ट 2 things आर प्लेन वाटर एंड द ORS। ORS आपकी लाइफ लाइन है। नमक चीनी का भी ORS बनाया जा सकता है, जहाँ गुड़ है, शक्कर है, नमक जी। चीनी है। मैं अक्सर बताता हूँ कि देखें उसमें हीप जो है ना, आपके चाय वाला चम्मच, उसके 5 चम्मच वो डालें और नमक को ऊपर से करारों से साफ करके डाल दें। अगर नींबू अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो ये जो तरीका है बेस्ट तरीका है जी, ORS है। और हम MBBS में हम सुनते हैं 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी चीनी, 1 चुटकी जो है वो 4 चुटकियां नमक, और लीमू है तो डालें, 1 लीटर पूरा बन गया। जहाँ कहीं ORS अवेलेबल नहीं वहाँ होता, Yes, पे, हाँ, exactly. वही ना। आजकल हर जगह पे ORS करके अंदर मिलता है। सर चॉइस इज योर्स। आजकल हर जगह मिलता है जी। ORS नंबर 1, पॉलिसी हमारा कंसेंसस ये होना चाहिए, ORS इज नंबर 1, चाहे फॉर्म बाय योरसेल्फ चाहे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ये आपकी चॉइस है। नंबर 2 इज प्लेन वाटर, और उसके साथ साथ कंटिन्यू करना है ब्रेस्ट फीडिंग, बस। और उसके बाद चौथी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ओके। मेंटेनेंस फ्लूइड जो है सिर्फ उस बच्चे को देना है जो सेप्टिक है, इन्फेक्शन के पैरामीटर्स उसके पॉजिटिव हैं, आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया हुआ है, तो उसको आपने IV फ्लूइड देना है। या अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, कॉलरा का केस है, तो वो तो होना ही रिहाइड्रेशन के ऊपर उसने, ठीक है।
आपने ओरल सिप्रो की स्टैट डोज दे दी और उसके बाद रीहाइड्रेशन करेक्ट करनी है आपने। ओके जी, रीजोमाल, इसके अंदर हाफ ऑफ द सोडियम एंड ट्वाइस द पोटेशियम अमाउंट होती है एज कंपेयर टू अ WHO ORS। मैं लो ऑस्मोलर की बात नहीं कर रहा, अब हम आ गए WHO ORS पे, ठीक है, पेडिट्राल वो वाला, उसका कोई भी फ्लेवर ले लें। WHO ORS को आपने 2 लीटर ऑफ पानी में मिलाया, ठीक है, और हमने रूल ये रखा हुआ है कि बॉइल्ड वाटर होगा और उसको कूल करके हमने देना है, क्योंकि हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट्स और उन सबसे जाना चांद छुटकाना चाह रहे हैं। बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। मिनरल वाटर बाजुकात काम करता है, बाजुकात मिनरल वाटर को भी बहुत रेजिस्टेंट एरियाज में हम कहते हैं कि उसको भी उबाल लिया करें, ठीक है। वैसे तो एक पैकेट 1 लीटर में मिक्स होता है जी, ये रीजोमाल बन रहा है, ये दिस इज अ सेपरेट ये थिंग, 2 लीटर दिस इज ये 2 लीटर में बनेगा। सो रीहाइड्रेशन रीजोमाल से मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे की कैसे करेंगे? रिड्यूस्ड सोडियम फॉर मैल न्यूट्रिशन, रीजोमाल ये है। अच्छा, वैसे हम 1 लीटर में बनाते हैं, रीजोमाल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि 2 लीटर में डाला, बॉइल्ड वाटर रखा, 4 एम्प्यूल 20 ml जो KCL का मिलता है स्टैंडर्ड, वो उसमें डाल दिया, तो पोटेशियम कंटेंट हाई हो गया, सोडियम कंटेंट हाफ हो गया, और वो 2 लीटर्स है ना, चलो 1 लीटर आप वेस्ट भी कर देंगे, कोई बात नहीं, 1 लीटर एक दिन में अगर यूज हो रहा, बच्चे ने 1 लीटर कहाँ पीना है, सो बाकी का वेस्ट कर दें। सो कॉस्ट इफेक्टिव, एट योर ओन प्लेस। जैसे सर ने बताया हम ORS बना लेते थे, आप रीजोमाल भी बना सकते हैं। मैल न्यूट्रिशन में इसका इतना जबरदस्त रोल, बच्चा उठ के बैठ जाता है। अच्छा, वैसे एक वो रिड्यूस सोडियम हम क्यों देना चाहेंगे मैल न्यूट्रिशन में? हाइपर ऑस्मोलरिटी हो जाती है ना, हाइपर ऑस्मोलरिटी डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, आप दोनों तीनों बिल्कुल ठीक है। मैल न्यूट्रिशन की वजह से देयर इज अ सोडियम ओवरलोड, और वो क्वांटिफाई बाज़ होता है नहीं होता, क्योंकि क्वांटिफिकेशन तो सिर्फ ब्लड वाले कंपार्टमेंट की होनी है ना, बाज़ आपका थर्ड स्पेसिंग के अंदर भी हाई सोडियम होता है। फिर उस पर जब डिहाइड्रेशन हो गई, वो फर्दर हाइपर ऑस्मोलर कर देता है। सो हमने मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे में रिड्यूस सोडियम देना है। तो ये मेरे ख्याल में इट्स वेरी क्लियर कि हमने रीजोमाल कैसे बनाना है। देने का तरीका है 5 ml per kg एवरी 30 मिनट फॉर 2 आवर्स। ओरली पिला दें, जो बच जाए NG से दे दें, बेहतर है आप NG से दे दें, ठीक है। नो IVs, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन बच्चे में IV लगाने से पहले यू हैव टू रीथिंक। अच्छा, फिर जब पहले 2 घंटे आपके गुजर गए तो आपने 4 बार दे दिया ना ये हाफ आवरली। अच्छा, उसके बाद आपके अगले 5 घंटे 5 to 10 ml एवरी 2 आवर्सली आपने देना है इसको फॉर अप टू 10 आवर्स। तो 10 घंटे तक आपने इसको, वहां पे हमारा क्या प्रोटोकॉल था, 6 घंटे के बाद आपने, तो यहां पे आपने एक बार डिहाइड्रेशन आ गई 10 आवर्स तक जाएंगे, और शुरू के 2 घंटे साथ मिला लें, 12 घंटे। ये 10 घंटों में आपने 5 दफा रीजोमाल दिया और 5 दफा ब्रेस्ट फीडिंग दे दें, वरना हमारे पास स्टेबलाइजेशन सेंटर में F75 है, इट्स अ हाई कैलोरिक फॉर्मूला जो कि कैटाटोनिक स्टेट से निकालता है। जब F75 पे बच्चा होता है तो इस पर वेट गेन नहीं होता, मगर वेट स्टेबल हो जाता है। सो F75 नहीं भी है तो यू कैन रिप्लेस इट विद मदर फीड। सो एवरी 2 आवरली आपने 5 to 10 ml per kg रीजोमाल दिया, उसके अगले ब्रेस्ट फीड, रीजोमाल, ब्रेस्ट फीड, रीजोमाल, ब्रेस्ट फीड। सो रीजोमाल 5 times in 10 hours एंड F75 या ब्रेस्ट फीडिंग 5 times। तो ये 12 घंटे का तो आपके पास एडमिशन उसका होना ही होना, तो बेहतर है आप 2-3 दिन और एडमिट कर लें। जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को कह रहे हैं। हाँ जी, F75 अगर अवेलेबल है तो वो दे दीजिए, वरना ब्रेस्ट फीडिंग दे दें। इट्स अ फॉर्मूला। जब मैल न्यूट्रिशन हम स्टेबलाइजेशन सेंटर में मैनेज करते हैं ना, देयर आर फॉर्मूलाज, F75, F100। ये 100 ml 75 किलो कैलोरीज देता है, इसलिए उसको F75 कहते हैं। जो F100 है वो 100 किलो कैलोरीज देता है पर 100 ml। तो वो हम उसको आप रख लीजिए कि सपोज आपको लग रहा है ये केस मैल न्यूट्रिशन का है, ज़्यादा सिक है, आप हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्टेबलाइजेशन सेंटर में रेफर कर दें, तो ये F75, F100 हम वहाँ दे देंगे। मगर अगर आप कह रहे हैं कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, रीजोमाल दें, साथ ब्रेस्ट फीडिंग दें, बस दैट्स इट। अगर बच्चा जो ऐसे इरिटेबल है या सीरियस है, उसको आईवी पे रखा हुआ है, तो क्या उसको रेजोमाल देंगे? जी देंगे। डिहाइड्रेशन देखिए कुछ नहीं, देखिए ये जो सिनारियो था ना, इसमें सेप्टिक नहीं था बच्चा, इसके लिए अगर बच्चा सेप्टिक है हम IV फ्लूइड भी देंगे
हम मेंटेनेंस फ्लूइड भी देंगे, हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे। रिजोमाल देंगे जी रिजोमाल। मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को अगर ओरल रिहाइड्रेट करना है ना, तो ना WHO-RS देना, ना लो ऑस्मोलर देना, रिजोमाल देना। जब तक वो ओरल इंटेक लेने लग जाए, जब तक वो सिक है IV से दें, ठीक है, और जब वो ओरल लेने लग जाए आप रिजोमाल दें, ठीक है। सो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए KCL अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है, आप 2 लीटर में WHO-RS में लाके वो भी दे सकते हैं, दैट विल एक्ट एज अ रिजोमाल, ठीक है। और ये WHO की, सो WHO-RS, वो कहते हैं अगर पोटेशियम क्लोराइड अवेलेबल नहीं है, अगर ये KCL के एम्प्यूल नहीं ना अवेलेबल आपके पास प्रैक्टिस में, ये हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं, क्लिनिक में बास का नहीं होते हैं, तो आप WHO-RS सिर्फ 2 लीटर बॉयल वाटर में डाल के वही दे दीजिए। KCL आप ना भी देखो, हर्ज नहीं, डाइल्यूट हो जाएगा। 1 लीटर में नहीं बनाना, और लो ऑस्मोलर वाले को 2 लीटर में नहीं बनाना। WHO वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है, ठीक है। लो ऑस्मोलर ऐसे चलते हैं। जी जी, लो ऑस्मोलर ऐसे चलते लो ऑस्मोलर वाला हेल्दी बच्चे के लिए, 1 लीटर वो पहले वाला था, वो 1 लीटर में, वो वैसे ही चलेगा। सो हमने तो रिजोमाल बनाना है ना मेल न्यूट्रिशन वाले के लिए, तो वो WHO-RS को हम यूज करेंगे, लो ऑस्मोलर वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सोडियम को कम करना है। सोडियम कम देना है क्योंकि ऑलरेडी ओवरलोड में। अच्छा, ये मॉनिटरिंग की स्लाइड है, ये हम स्टेबलाइजेशन सेंटर में तो वो हर घंटे बाद हमारी एक स्टाफ नर्स होती है, वो करती रहती है, और हम बाज़ औक़ात वो ग्राम्स के अंदर उसका वेट भी जो है ना वो 6-6 घंटे 12-12 घंटे के बाद देखते रहते हैं। मगर अगर आपके पास मॉनिटरिंग की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो याद ये रखना है, हाफ आवरली फॉर 2 आवर्स, देन 1 आवरली फॉर द नेक्स्ट 10 आवर्स। तो पहले 2 घंटे में आपने हाफ आवरली मॉनिटर करना है जो शुरू में आप दे रहे थे, ठीक है। और जब आप आ जाते हैं अगले 10 आवर्स में, जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आपने रिजोमाल देना है, तो उसमें आप 1 आवरली करेंगे, ठीक है। और क्या क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट रैपिड तो नहीं हुआ, उतना ही चल रहा है। यूरिन फ्रीक्वेंसी, यूरिन आने लग गया, पहले नहीं आ रहा था, आने लग गया, मींस डिहाइड्रेशन ठीक है। स्टूल और वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसी ऑनगोइंग लॉसेस के लिए देखना आपने, ठीक है। साइंस ऑफ जगुलर वेन एंगोर्जमेंट, इसका मतलब है ओवरलोड में चला गया, अब जरा आप थोड़ा सा स्लो करें। So Rizomal should be stopped immediately if respiratory rate increases, jugular vein becomes engorged and there is increasing edema, puffy eyelid हो गई है आपकी। So fast rehydration decompensated बच्चे के अंदर उसको decompensated state में ले जाएगा, तो आपने इसको monitor करना। If you can monitor, you can manage at your setting, वरना हमारे पास stabilization center भिजवा दें, हम manage कर लेंगे। Okay, malnutrition है तो कैलोरीज तो हमने तब देंगे ना जब जाके आपका इनटेक वगैरह ठीक होगा, तो वो हमारा फेज़ 2 होगा रिहेबिलिटेशन वाला। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एक्यूट फेज़ में सपोर्ट करते हैं आपको, उसमें जिंक का रोल है। 2 वीक्स के लिए हम जिंक देंगे इसको, जिंक हाई डोज में दे दें, नॉर्मल डोज में दे दें, अप टू यू, दोनों डोज में काम करेगा, ठीक है। 20 मिलीग्राम एनफ है। जिंक सल्फेट से सर वॉमिटिंग मिनिमम है, आप ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा जिंक की जितनी प्रेपरेशंस है ना, वो आपका मेटेलिक टेस्ट वाली होती है, वॉमिट करता है बच्चा। सो प्रेफरेबली आपने जिंक तब शुरू करना जब वॉमिटिंग सेटल हो जाए, वेल हाइड्रेटेड हो, टॉलरेट कर रहा है, फिर आप जिंक दें। 5-6 दिन के बाद दे दें, मगर उसको 2 वीक्स तक कंटिन्यू करें, उसका हेल्प है। वो इम्यून मॉड्यूलेटर भी है और म्यूकोजल जो आपका वो मैकेनिज्म है ना उसको एम्पलीफाई करता है। म्यूकोजल हेल्थ डायरिया के अंदर इतनी ज़रूरी है कि विटामिन ए की मेगा डोज भी आप दे सकते हैं। सो ये क्या करता है कि गट एपिथेलियम को जल्दी से रीजनरेट करवा देता है, डिजीज वाले को स्लफ ऑफ कर देता है और टर्नओवर ऑफ द गट एपिथेलियम को बढ़ा देता है, जिससे हेल्दी गट जैसे ही आएगा, हेल्दी गट के अंदर हेल्दी विलाई बनेंगे, हेल्दी विलाई के अंदर हेल्दी पायर पैचेस होंगे, तो वो जितना जल्दी टर्नओवर को आप तेज करेंगे उतना ठीक होता है। तो बोथ ऑफ दीज WHO एडवोकेटेड हैं, बोथ ऑफ द थिंग्स शुड बी डन। मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे के अंदर, नॉर्मल बच्चे में आप सादा जिंक दे दें, मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे में आप विटामिन ए मेगा डोज डे 0, डे 1 एंड डे 14 पे एज पर द एज आप दे सकते हैं। मेगा डोज ये एज स्पेसिफिक है, ठीक है। सो आपका लेस देन 1 ईयर अगर ये वाला बच्चा है तो इसमें आपके 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। मीजल्स की भी सेम है, सेम जो मीजल्स वाली है वही वाली है, हमने गट को रिप्लेनिश करना, 6 मंथ देते नहीं विटामिन ए, अंडर 6 मंथ का विटामिन, इसलिए हमारा बच्चा हमने 10 मंथ का रखा हुआ। अंडर 6 मंथ वैसे कोई रोल इतना डायरिया आता भी नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड हो। हाँ, कुछ केसेस के अंदर बहुत मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वैक्सीनेटेड, उसमें आ गया अगर, तो उसमें आप वैसे तो ये केस टू केस वेरी करता है। अगर मेल न्यूट्रिशन 6 महीने पे डेवलप भी नहीं होती,
6 महीने के बाद होती है। अंडर 6 तो मेल नरिश्ड है अंडर 6 मंथ, तो सर उसको फेलियर टू थ्राइव कह दिया ना। न्यूट्रिएंट्स होती है मदर से ही एनफ होती है। सो मेल न्यूट्रिशन आनी है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। विटामिन ए किस फॉर्म में देंगे? किस फॉर्म अभी तो ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है, सरकारी फॉर्म में आपके कैप्सूल्स आ जाते हैं आजकल। तो वो हमारे कभी वो 1 लाख यूनिट वाली आ रहे हैं, वो हम कभी आधा देते हैं कभी क्या देते, सरकार है ना, हम लिख भी नहीं सकते कोई और। सो हमने वो सरकार में जो हमें सरकार ने दिया हम वो करेंगे। बट पॉइंट ये है कि आप उसी तरह से आप उसके जो माइक्रो ड्रॉप्स हैं वो कैलकुलेट करके एक स्पून में डलवाइए। सपोज अगर आपने देने हैं 2 लाख यूनिट्स, तो वो आपके रफली 36 to 40 ड्रॉप्स बनते हैं। वो अगेन के स्पून में डालिए, चम्मच से पिला दीजिए, मेगा डोज हो गई, ठीक है। अगर डिवाइडेड डोजेस पे दे दिया जाए सर इसकी मेगा डोजेस है, स्टैंडर्ड है, डे 0, डे 1 एंड डे 14 पे देना है। तो 3 मेगा डोजेस हैं, आपने वैसे ही देना है, इसमें मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। ये डोजेस की फॉर्मुलरीज नेट पे अवेलेबल है, आप आराम से दे सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ कह लें या प्रैक्टिस कह लें, उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। लैक्टेज लोड को कम करना बेनिफिशियल है, वेरी जरूरी, बहुत जरूरी है, जरूरी है जी, बहुत जरूरी। आई ऑल्सो एग्री, ठीक है। मगर वो सिर्फ 1 महीने तक आपने करना है। बच्चे आते हैं, वो एक बार लैक्टोज फ्री फॉर्मूला शुरू हुआ वो चलता ही जा रहा, वही देते ही रहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने लगाया था जी, बड़े डॉक्टर थे, तो हम बस कंटिन्यू कर रहे हैं 1 मंथ, क्योंकि लैक्टोज को जब आप लैक्टोज लोड को कम करते हैं तो 3 वीक्स के अंदर गट एपिथेलिया रिप्लेनिश कर जाता है। उसके बाद आपने नॉर्मल फार्मूला पर आना है कि जिसमें लैक्टोज फुल हो ताकि न्यूट्रिशन पूरी मिले। उसमें भी जो पार्शियली इन्होंने लैक्टोज ऐड किया हुआ है, दैट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 to 3 मंथ, आई थिंक सो, बिकॉज टोटली जो लैक्टोज फ्री फार्मूला है उसको स्विच ऑन कर सकते हैं लैक्टोज रिकवर के ऊपर, जिस तरह उसमें। सर ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप अपना आप यू आर द बेटर जजेस कि किस तरह से करना है। बट वैसे तो जो रिप्लेनिश ऑफ द गट है वो आपका 1 मंथ में हो जाता है। उसके बाद आप 3 मंथ तक कंटिन्यू करवाना चाहें आपकी चॉइस है, मगर 1 मंथ के बाद यू शुड स्विच। और आपने कब करना है, इमीडिएट करना है या आफ्टर 3 मंथ्स, दैट इज योर ओन एक्सपीरियंस। सर प्लीज ये विटामिन ए के जरा डोज दोबारा बता देंगे? ये मैं आपको ना, ये आपको मैं डोजेज प्रोवाइड कर दूंगा। 24 डोज बताया नहीं 24 नहीं, ये बनता है 2.5 ml के करीब बनती है, और ये बनता है 36 to 40 ड्रॉप्स बनते हैं। वो स्ट्रेंथ आप देख लेना तो आपको पता चल जाए कि सपोज अगर 1500 यूनिट वाला है तो उसके कितने ड्रॉप्स बनेंगे, तो वो आ जाएगा। एक ड्रॉप में 1500 है तो फिर कितने ड्रॉप्स में 2 लाख बनेंगे, तो उस हिसाब से आपने करना। सो अप्रॉक्सीमेटली इतना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमूमी तौर पे मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि ब्रेस्ट फीड को एडवोकेट किया, अब बच्चा ब्रेस्ट फीड के ऊपर है, अब तो फॉर्मूला नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली फिर उसको ये देनी ही है उसको भी। फिर लैक्टेज एंजाइम रिप्लेसमेंट कर देंगे। ये अवेलेबल है, रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में मिलता है, देयर आर 2-3 कंपनीज, ठीक है। इसमें लैक्टेज एंजाइम है सर, फ्रेश फॉर्म में लैक्टेज एंजाइम है, ग्लैक्टोसाइडेज के नाम से एग्जैक्टली। और 2-3 कंपनीज देती हैं, कोलिबिट भी है, चले अब हम ले लेते हैं नाम, कोई बात नहीं। सो ये रेफ्रिजरेटेड आइटम है। जब भी आपने लैक्टोज लोड वाला फूड बच्चे ने लेना है, 4 ड्रॉप्स इसके देने, और इसकी थेरेपी भी 1 मंथ है। गट रिप्लेसमेंट होगी, गट का एपिथेलियम वापस आ गया, ऑफ कर देना। एक और कंपनी लेके आई है, रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, उन्होंने कहा जिसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था उसको नहीं, कंडीशन थी कि इसको फ्रिज चले। सो चॉइस इज योर्स, आप ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है तो गो फॉर दिस, एंड इफ यू थिंक के फॉर्मूला के ऊपर है तो आप यू कैन गो फॉर दिस। तो क्लिनिकल सिनेरियोज डिफरेंट है, यू आर द बेटर जजेस, बट 1 मंथ के बाद आप सोचें वापस लाने का। ओके जी, ये कंसेंसस हो गया हमारा, नो एंटीबायोटिक्स अनटिल अनलेस सेप्टिक, एंड अगर सस्पेक्टेड कॉलरा है तो आपने देना है। अगर शिजेला है, अगर वो आ रहा है, डायसेंट्री आ रही है, तो उसमें भी आप देंगे, ठीक है। मगर हमारे केस के अंदर ना ब्लडी डायरिया था, ना हमारा क्या था वो क्या है सीवियर डिहाइड्रेशन तो थी, मगर एज ग्रुप कॉलरा वाला नहीं था। कॉलरा अमूमी तौर पे 2 इयर्स के बाद आता है। वो वायरल डायरिया हो सकता है जी, हमारे केस का तो वायरल डायरिया, हमारा केस तो वायरल डायरिया का था, ठीक है। 90% सर इट्स वायरल इन्फेंसी में जो आता है, उसके अंदर बियॉन्ड 1 to 2 ईयर ऑफ लाइफ वो आपका आता है बैक्टीरियल या कोई और। अच्छा, प्रिवेंशन, चूँकि वो मेरा एक कह लें कि एक वो स्पेशल इंटरेस्ट है, तो प्रिवेंशन की क्या 2-3 चीज़ें बता के भेजेंगे? सैनिटेशन है कि भाई पानी साफ दो, इसको पानी साफ, हैंड वॉशिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ,
ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहले सर, ब्रेस्ट फीडिंग। हैंड वॉशिंग। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में ना वॉश भी नहीं करना पड़ता, वो आप बस नहाया हो बस माँ ने, दैट्स इट। अच्छा, तो उसके बाद ठीक है, वरना देखिए आप देखें बॉटल फीड के अंदर पहले उसको उबालो, उसको करो, माँ थक के क्या क्या चीज़ें करे, उसने घर भी संभालना है, हांडी रोटी भी करनी है, शोहर की भी सुननी है, इधर भी सुननी है, अगर वो जॉब पे जाना है तो जॉब भी उसने करनी है, तो कितना स्ट्रेस है। बेहतर है आराम से गोद में लेटाए, आराम से फीड कराए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और बहुत सारे काम है जिसमें एफर्ट लगाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग सर नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद जनरल मेजर्स, ठीक है। और अगर आप डायरिया के सीज़न के अंदर कोई एक मैसेज अपने पेशेंट को किसी भी हवाले से डायरिया का या वो दे दें, तो मैं समझता हूँ, ये मैं तो कोशिश करता हूँ कि दूँ, अपने बड़ों से सीखा हुआ है, तो ये आपकी प्रैक्टिस की मैं समझता हूँ ज़कात होगी। वो जो पर्ची है ना उसकी ज़कात होगी, हर स्किल की ज़कात है, हर माल की ज़कात है। तो हमारी ज़कात ये है कि एक प्रिवेंशन का एक मैसेज जो है ना ये जरूर उसको दे कहते दें। हैं, साल से कमतर बच्चा हो तो उसको जरूर ये कहें कि जी इसको फल और सब्जियां हमेशा धो के दें, या कोई Very भी good. चीज़ उसके दस्तरस में है, Very टॉय है तो उसको वट एवर यू फील लाइक, आप जज कर लेंगे कि आपका जो पेशेंट है ना उसका इंटेलेक्ट क्या है, आप उसके मुताबिक उसको दें एडवाइस। सर इसमें मेरी एक सजेशन जी, जी, please, ऊपर please. वाली लाइन को बोल्ड कर दें, मोटा कर दें। मोटा कर दे, मोटा इससे मोटा नहीं हो सकता। सर उसके ऊपर जो है ये वाला, वाली, हाँ, ये सर आप लोगों ने नोट नहीं किया, ये हर उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन थोड़ा सा उसको और बोल्ड कर सर मैं बोल्ड कर रहा हूँ ना, मैं बोल्ड जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। भी स्लाइडें देखते हैं हम ना कंपनियों वालों की बात के साथ, उसमें बारीक सा ही लिखा होता है, सर लिखा होना बारीक चाहिए सा ही लिखा होता है। सर, इसको बोल्ड हम लोगों ने करना है, ठीक है, उन्होंने इतना ही करना है। आजकल साफ पानी नहीं अवेलेबल होता, या उबाल ले। मसला ये है कि सर फिल्टर का पानी भी उबाल लें। जो नहरें बहरी होती हैं, हम बचपन में उसका भी पानी पी लिया करते थे। सर वो बचपन में तो शायद हालात ठीक थे, अब नहीं। बॉयल कर लें या Boil उसको कर- पुन लें, पुन लें। सिंपल इज दिस। सर पुन लें फिर बॉईल कर लें, ताकि आपके वो सारे जो आपके स्पोर्स वगैरह ना सारे। सो जी विद दिस आई थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मजा आया। और मेरे ख्याल में क्वेश्चंस तो सबके साथ साथ ही हो गए।